जय हिंद दोस्तों। सार्क क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार्क क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम प्राध्यापक सामान्य शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 जिसका एग्जाम 3 जनवरी 2020 को करवाया गया था के ग्रुप ए के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। कल तक हम प्राध्यापक सामान्य शिक्षा के 25-25 प्रश्नों के 2 भाग हल कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो वे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इस पेपर से पूर्व हम प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 का पेपर भी हल कर चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इस पेपर के अंतिम 25 प्रश्न हल करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51। भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? संसदीय एवं गणतंत्रीय, बिल्कुल सही है। गणतंत्रीय एवं लोकतांत्रिक, सही है। संघीय एवं संसदीय, ये भी सही। अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीय, ये गलत है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था? सेंट्रल काउंसिल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट। सही आंसर काउंसिल ऑफ स्टेट। इसकी स्थापना या निर्माण 1919 में किया गया। ये अपर हाउस था। लोअर हाउस थी लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी को पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसकी स्थापना 1920 में किंग जॉर्ज पंचम के समय की गई और इसका नाम बदल के नरेंद्र मंडल कर दिया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 1861 में की गई और ये 1947 तक अस्तित्व में रही। क्वेश्चन नंबर 53। भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? सही आंसर है मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सेक्रेटरी। अब देखिए, यहाँ भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक पूछा गया है। हो सकता अगली बार पेपर में राजस्थान का पूछ ले या किसी राज्य का पूछ ले, तो उसका सही आंसर होगा मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 54। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा डिलीट किया गया था क्योंकि चारों ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही आंसर है 8 नेशनल पार्टीज को जो है मान्यता मिली हुई है। वैसे देखा जाए तो भारत में टोटल 2698 पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें से 8 राष्ट्रीय स्तर, 52 स्टेट पार्टीज है और 2638 जो है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 55। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना आवश्यक होता है? सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। सही। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। यह भी सही। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। यह गलत है। राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली से प्रभावित है और काफी ज्यादा प्रभावित है। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक देते हैं इसी का। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। यह भी सही है। तो हमारा ए, बी और डी सही हो गया। ए, बी, डी किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही आंसर होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 57। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? देखिए, न्यूनतम की बात कर रहा हूं, दैनिक तापांतर की बात कर रहा है। सही आंसर होगा इसका जुलाई अगस्त। अगर उल्टा पूछ ले वे, अधिकतम पूछ ले, तो क्या होगा हमारा आंसर? मई और जून। इसी से संबंधित एक प्रश्न और आया था
कि आर्द्रता से संबंधित कि सबसे कम आर्द्रता किस माह में होती है और सबसे अधिक आर्द्रता किस माह में होती है। तो सबसे कम आर्द्रता अप्रैल के महीने में और सबसे अधिक आर्द्रता अगस्त के महीने में होती है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया? सही आंसर है करौली। अगला प्रश्न, गलत युग्म को चुनिए। खनिज और खान। चूना पत्थर कनोई सही है। मैग्नेसाइट सैंड्रा सही है। पन्ना काला गुमान ये भी सही है। बेंटोनाइट राजगढ़ ये गलत है। बेंटोनाइट जो है राजगढ़ में नहीं पाया जाता, ये अकली बाड़मेर में और साथ ही साथ बीकानेर और सवाई माधोपुर में भी पाया जाता है, जिसमें अकली बाड़मेर इसका प्रमुख है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th नंबर यानी ये। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर यानी NHDP सेकंड। देखिए NHDP सेकंड के अंदर कुल 8 जिले जुड़े हुए हैं। बारा, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही। इनमें से जयपुर नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जयपुर। जयपुर की जगह कोटा हो सकता था, बारा हो सकता था, बूंदी हो सकता था। कोटा तो ऑलरेडी दे रखा है, बाकी जो मैंने भी 8 डिस्ट्रिक्ट बताए वो इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का समूह है। सही है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है। करेक्ट। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना है। देखिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहे हैं। इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना है। ये तीनों ऑप्शन सही है। इसमें ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्कूल में जो मानचित्र बनाया जाता है उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ओनली उसको वहां पे बना के छोड़ देंगे। वो इसलिए बनाया जाता है कि आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके उससे, और वो विद्यालय के विकास में सहयोग कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन 62, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? पहली बात तो कैपिटेशन शुल्क, जिसे हम बोलते हैं ना कि स्कूल में डोनेशन देके बच्चे का एडमिशन करवाया या कॉलेज में डोनेशन देके बच्चे का एडमिशन करवाया, तो उसी को बोलते हैं एक तरह से कैपिटेशन शुल्क। या ये कह लीजिए कि जो फीस गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है उससे अगर ज्यादा फीस कोई स्कूल या कॉलेज लेता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? दिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क से 10 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 20 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 30 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड एवं 1 साल तक का कारावास। इसका सही आंसर ये नंबर 1, 10 गुना तक, यानी जितना उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा लिया है उसका 10 गुना वापस देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? इसका भाग 17 बच्चों के दंड से रक्षा करता है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। देखिए इसका सही आंसर ये है, क्योंकि इसका भाग 14 जो है प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध नहीं करता है। ये किसके बारे में है? ये बालक से आवश्यक दस्तावेज से संबंधित है। यानी किसी बालक के पास में अगर कोई आवश्यक दस्तावेज नहीं है, उस स्थिति में भी विद्यालय प्रशासन उस बालक को स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता। तो ये उसी चीज से संबंधित है, उनको प्रवेश देना होगा बालक को। क्वेश्चन नंबर 64,
केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया, यानी सर्व शिक्षा अभियान को किसमें मर्ज किया गया? सही आंसर इसका समग्र शिक्षा अभियान में। अगला प्रश्न 65, स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर आरपीएससी ने इसे माना है। इसके बारे में डिटेल ढूंढने की कोशिश की बट मुझे मिली नहीं। अगर आपको मिलती है तो लिंक में कमेंट्स के अंदर बताइएगा या लिंक दीजिएगा, मैं चेक करूंगा जाके वहां पे। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? ऑप्शंस है योजना निर्माण, संगठन, समादेश, बजट निर्माण। देखिए, हेनरी फेयल ने जो प्रबंधन के कार्य में जिन जिन चीजों को सम्मिलित किया था उनमें थे योजना निर्माण, संगठन, समादेश, लेकिन उसमें बजट निर्माण शामिल नहीं था। बजट निर्माण की जगह उसमें था एक तो नियंत्रण और एक समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में वियोजन की संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। इसका सही आंसर जैसे मुझे मिलेगा मैं आपको नोटिफाई करूंगा। अगर मुझे नहीं मिलता है, आपको कहीं मिल जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। इसका सही उत्तर आरपीएससी ने SIERT उदयपुर को माना है। 14 अगस्त 2018 को इसका नाम बदलकर RSCERT कर दिया गया। डाइट BST वालों को ट्रेनिंग देता है। RIE अजमेर ये BA BEd, BSc BEd और अदर कोर्सेज करवाता है। अगला प्रश्न, सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जिला CTE शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय हटुंडी के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर कोटा। ये तीनों टोंक, नागौर और भीलवाड़ा CTE हटुंडी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, भारत में डाइस का प्रथम प्रारूप निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी किया गया था? यह प्रश्न पिछले जो पेपर हमने हल किया प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा 2018 उसमें भी था, लेकिन थोड़े चेंजेस थे। ये प्रश्न वहां भी था। सही आंसर 1995। अगला प्रश्न, एक EMIS के विकास का प्रथम चरण है लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना, डाटा आवश्यकताओं की पहचान करना, डाटाबेस की स्थापना और सूचना संग्रहण। सही उत्तर इसका लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना। EIMS होता क्या है? एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी किसी एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाएंगे तो उसका जो विकास करेंगे डेवलप करेंगे उसका पहला स्टेप क्या होगा कि उसके लक्ष्य क्या होंगे और किस उद्देश्य से उसे बनाया जा रहा है, वो सारी चीजें बनाए उसमें पहले चाहिए। उसके बाद हमें क्या डाटा चाहिए वो, उसके बाद डेटाबेस की स्थापना की जाएगी और फिर सूचनाओं का संग्रहण भी शुरू किया जाएगा। इससे संबंधित अगला क्वेश्चन ये भी बन जाता है कई बार कि इन चारों में से कोई भी तीन दे देवे और उनका क्रम से पूछ लेवे। तो इसके बारे में मैं अगले प्रश्न में आप अगला पेपर जब भी बनाऊंगा तो उसमें जब भी इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, SIERT उदयपुर द्वारा किए गए डाइट रैंकिंग 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर रहा है?
सही आंसर डाइट नागौर। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम डाइस परियोजना को निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी? सही आंसर यूनिसेफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT की उदयपुर की स्थापना की गई थी? सही आंसर है मल्होत्रा समिति। तारीख थी 11 नवंबर 1978। जो वर्मा समिति है, ये महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों पर सिफारिश के लिए गठन किया गया था इसका, वर्मा समिति का। यशपाल समिति शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों पर जो बोझ होता है शिक्षा का, या उन पर जो बर्डन होता है, उसे कम कैसे किया जाए, उसके बारे में सिफारिश करने के लिए बनाई गई थी। पालीवाल समिति सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़े के रोकने के लिए सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। तो अगली बार प्रश्न इन तीनों पर भी आ सकता है। इस पे अनेक चांस फिर भी कम है, बट इन दोनों पे अनेक चांसेस ज्यादा है। अंतिम प्रश्न 75, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE अजमेर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 1960 में की गई। इन संस्थान में प्रवेश राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा दिए जाते हैं। यह MDS विश्वविद्यालय से संबंध है। इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण NCERT करता है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस संस्थान में प्रवेश राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा नहीं, कॉमन एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किए जाते हैं। राजस्थान शब्द उसमें नहीं आएगा। सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 2। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। भारत में कुल 5 RIE है, जिसे हम रीजनल कॉलेज भी कहते हैं। और इन पांचों में से 4 अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर की स्थापना 1963 में की गई थी। और नवीनतम RIE शिलोंग में स्थापित किया गया है 1995 में NCERT के संगठक के रूप में, जिसने 2008 में पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। और जो शिलोंग में जो RIE स्थापित किया गया, उसकी स्थापना माधुरी शाह समिति के सिफारिश पर किया गया। और एक छठा RIE भी बनाने का प्रस्तावित है नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिए। अगले वीडियो में हम एक नया पेपर लेकर फिर से इसी तरह से उसको हल करेंगे और प्रयास करेंगे कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए जाएं, और हो सकता है उसके आंसर की PDF भी आपको उपलब्ध करवाई जाए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।